एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 एसी हिंदी का आप सभी बच्चों को पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप सभी बच्चे ये सवाल पढ़ के चले जाते हैं तो आप सभी बच्चों को 15 नंबर के जितने भी सवाल आते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए शेयर करते हैं, इस वीडियो को आप कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ चैनल पे नहीं हुआ है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ भी आप हमें फॉलो करना चेक कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप सही बच्चों के लिए प्ले सेक्शन पे सारे वीडियोस अपलोडेड है, जाके देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, देखिए क्या है, लोकतंत्र में युवाओं की जो भूमिका है उस पर निबंध लिखने बोला है। यानी आप सही बच्चों का लोकतंत्र में क्या भूमिका है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका की बात करें तो किसी भी देश का भविष्य हम लोग जानते हैं, जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत तो कोई भी देश हो विश्व का, ठीक है, वो सभी के सभी युवाओं पर निर्भर करते हैं। क्योंकि युवा केवल एक जनसंख्या नहीं है कि आप उसे नाम मात्र काउंट कर सकते हैं, बल्कि उनमें ऊर्जा, उत्साह, नवाचार, साहस और परिवर्तन लाने की एक अपार संभावना कि वो धनी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी खासियत है आप सभी बच्चों युवाओं में। लोकतंत्र की सफलता इसी चीज़ पर आधारित होती है कि नागरिक जो है, यानी आप सही बच्चे कितने ज़्यादा जागरूक हैं, जिम्मेदार है और साथ ही साथ यहाँ पर सक्रिय है, जिस वजह से लोकतंत्र यहाँ पर हमारे पास सफल हो सकता है। ये कुछ कारण है और इस संदर्भ में युवा जो है सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यानी आप सभी बच्चे ही क्या है, अहम भूमिका निभाने में कारक बनते हैं। तो लोकतंत्र जो है जनता द्वारा, आप जानते हैं, जनता के लिए, जनता का शासन होता है और युवाओं के बिना यह जो व्यवस्था है वो पूरी पूरी अधूरी रह जाती है। इसलिए अगर हम कहें तो लोकतांत्रिक समाज में युवाओं की जो भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, गतिशील है और निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि बिना आप सभी युवाओं के ये लोकतंत्र नहीं चल सकता। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बहुत ही बेहतरीन होती है। यहाँ पर अगर बात करें, पहले पॉइंट में रूप में लिखना चाहे तो राजनीतिक जागरूकता का विकास, यानी अगर हम कहें लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमारी, देखिए, जो नागरिक राजनीतिक रूप में जागरूक है या नहीं, यानी जो सिटीजन्स है हमारे भारत के, वो जागरूक है यानी अवेयर है नहीं। युवा शिक्षित होते हैं तो कई नई जानकारी को शीघ्रता से वो ग्रहण कर सकते हैं और जो भी विभिन्न सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं उनको अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, प्लस उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है इसके बारे में स्पष्टता रखते हैं। वे शासन, नीति, अधिकार, कर्तव्यों पर क्या करते हैं, गहरी समझ विकसित कर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, शिक्षा ने युवाओं को न केवल बेसिकली सूचित किया है, बल्कि उनके अंदर देखिए इस प्रकार का राजनीतिक विमर्श को यहाँ सक्रिय किया है ताकि वो लोग भी बेसिकली यहाँ पर हमारे पास राजनीतिक कह सकते हैं यहाँ पर उनका सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। ठीक है, ये बनाया गया उन्हें। अगला है मतदान में सक्रिय भागीदारी, यानी जो वोटिंग होता है उनमें उनका सक्रिय भागीदारी रहता है। जैसे बताया हुआ है, मतदान लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। यदि युवा मतदान के प्रति उदासीन रहे, मतलब न्यूट्रल रहे, तो लोकतंत्र में यहाँ तक कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वोट देंगे, चाहे वो जिनको देना, नहीं भी देना, नोटा वाला ऑप्शन तो देना चाहिए। युवाओं की एक बड़ी संख्या आज भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचती कहीं ना कहीं, लेकिन जब युवा मतदान में सक्रिय दिखाते हैं तब वे ईमानदार, जो विकासोन्मुख जो लोग हैं या पारदर्शी नेतृत्व को सबसे ज़्यादा चुने जाने का मौका देते हैं। युवा मतदाता देश में सकारात्मक राजनीतिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण साधन यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ पर बन सकते हैं हमारे पास। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन के वाहक होते हैं। युवा जो है बेसिकली हमारे पास समाज में एक नई सोच और परिवर्तन का आधार बनते हैं। यानी युवा वर्ग हमारे पास है, समाज में एक नई सोच और परिवर्तन लेकर आते हैं। जाति, धर्म हो, ऊंच नीच हो और जो भेदभाव है उनकी दीवारों को तोड़ने में युवा जो है वो अग्रणी यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। स्वच्छता अभियान हो, रक्तदान हो, पर्यावरण संरक्षण हो, नशा मुक्ति हो, डिजिटल साक्षरता हो, महिला सुरक्षा, कई यहाँ पर अगर जो सामाजिक गति है उनमें युवा जो है सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं और उनका यही योगदान लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मानवीय और एक प्रगतिशील बनाने का कार्य करता है हमारे पास। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारे पास है जिनमें तकनीकी और जो नवाचार के माध्यम से जो युवा का योगदान है उसके बारे में बताया गया है कि आज का जो लोकतंत्र है हमारे पास वो तकनीकी युग है। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कर रहे हैं, जिसमें कोई भी चीज़ हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से कार्य। तो ई गवर्नेंस, डिजिटल वोटिंग, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन पारदर्शिता, सूचना का अधिकार आदि कई क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी समझ जो है वो बेहतर है। कहीं ना कहीं आप सही बच्चों को यहाँ पर
जो भी टेक्नोलॉजी चीज़ है वो बेहतर तरीके से समझ आती है। स्टार्टअप संस्कृति जैसे देखते हैं हम लोग, नवाचार है, ऐप डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल अभियान हो गया, उसमें युवा ही आगे बढ़ रहा है, जिससे जो शासन व्यवस्था में क्या हो सके, एक पारदर्शिता आ सके और लोगों की दक्षता बढ़ती रहे। तकनीकी रूप से देखिए जो भी सक्षम युवा है वो लोकतंत्र को आधुनिक मॉडर्नाइजेशन और सशक्त बनाने का यहाँ पर कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे प्रभावशाली आवाज होते हैं। युवाओं के से जुड़े हुए बेसिकली सब, अगर भ्रष्टाचार रोका जाए तो युवा ही रोक सकते हैं। उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की साहस और सत्य की स्थापना का यहाँ पर उत्साह देखा जाता है। वे सोशल मीडिया हो, चाहे मंच हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार, जो भी समाज में अनियमितता दिखी जा रही किसी भी फील्ड में, और गलत नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार कर सकते हैं, मतलब एक बड़े पैमाने लोग तैयार कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब उसमें क्या हो सके, पारदर्शिता हो और जवाबदेही, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सुनिश्चित करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य करते हैं हमारे पास। ठीक है, छठा पॉइंट है हमारे पास है जिनमें है नेतृत्व, विकास और राजनीति में भागीदारी। जैसे युवाओं को केवल मतदान या आंदोलन तक हम सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बेसिकली राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, कोई भी लोग रहते हैं, वो देखिए जिनका एक्सपीरियंस होता है किन्हीं का 50 साल 52 साल तब उनको मिलता है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं को भी बेसिकली राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल कर लेना चाहिए। युवा जब प्रतिनिधि के रूप में सामने आएंगे तो कोई नई सोच होगी, ऊर्जा होगी, नया दृष्टिकोण होगा और नई नई समस्याओं, जो सामाजिक समस्या है उनको सुलझाने का अपने तरीके से क्या समाधान हो सकता है ये बता सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर संसद तक हर स्तर पर युवा जो है वो नेतृत्व लोकतंत्र को क्या कर रहा है, सशक्त बना रहा है। ऐसा जो नहीं कि भैया हमारे जो नेता होंगे वो 10वीं पास ही या 10वीं फेल ही होना चाहिए। भैया हमें एजुकेटेड कह सकते हैं, यहाँ नेता भी तो चाहिए हमारे पास है। ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला हमारे पास है राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को यहाँ पर मजबूत करना। जैसे देखिए युवा जो है वो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर जो विभाजन की राजनीति हम लोग देखते हैं, बेसिकली चाहे किसी भी कहीं पर वोटिंग देखते हो तो इस चीज पे धर्म, भाषा आधार पे यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। तो इस चीज का युवा वर्ग जो है हमारे पास वो विरोध कर सकते हैं। उनकी नई पीढ़ी आधुनिक विचारों प्रेरित है, जहां पर एकता हो, समानता हो और भाईचारे के मूल्यों को वो आगे बढ़ाती है। राष्ट्रीय एकता लोकतंत्र की रीढ़ होती है कि भैया सभी लोग मिलकर रहेंगे, वो कर दिए, लेकिन किसी एक वर्ग को नहीं, सभी को मिलकर रहना। आप किसी भी विशेष वर्ग से ये जरूरी नहीं, आप समाज में रह रहे हैं तो आपके नज़र में सभी लोग बराबर है। जैसे हमारे भारत का कानून कहता है कि भैया सभी लोग बराबर है, तो आप भी यहाँ सभी लोगों को यहाँ पर एकजुट मिलकर रहिएगा तो रीढ़ का हड्डी ज्यादा मजबूत हो पाएगा, और जिसमें युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में अगर हम इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं इस ऐसे को, तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर हमारे पास कि लोकतंत्र को जीवंत, सक्रिय और समृद्ध बनाने में युवाओं की जो भूमिका है वो केंद्रीय है। ठीक है, उनका उत्साह, रचनात्मक, तकनीकी जो दक्षता दिखी जाती है, सामाजिक जागरूकता होगी और सत्य के प्रति जो प्रतिबद्धता देखने को मिलती है वो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। यदि युवा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने जो भी कर्तव्य है उनको अगर गंभीरता से निभाने, जैसे आपसे ये बच्चे क्या करते हैं, भाई सब कुछ सही है, आप चलाओ इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो चलाना चाहो, लेकिन पढ़ाई में भी तो थोड़ा सा एक्टिव हो, थोड़ा यहाँ पर तो सक्रिय रूप से अगर आप सही रहें, मतदान भी करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे और समाज में देखिए जो भी सकारात्मक चीजें हो रही है उनके लिए प्रयासरत रहे। जैसे उम्मीद कोशिश करें, जैसे मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि जितना हो सके आप सभी बच्चों को जो भी जिस भी फील्ड में हो सके उतना ज्यादा हेल्प कर सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि भाई समाज में एक व्यक्ति से परिवर्तन शायद ही आ सकता है, तो मेरी कोशिश रहेगी और कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चों को भी इसी राह पे ले जाने का। ठीक है, तो राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य दोनों ही देखिए युवाओं के हाथों में रहता है, इसलिए युवा को ही लोकतंत्र के सच्चे निर्माता और संरक्षक कहा गया है। तो इस प्रकार आप अपने इस एसे को यहाँ पर इस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, और ये एसे यानी निबंध जो रहेगा वो 15 मार्क्स में पेपर में पूछा जाएगा आप सभी बच्चों को, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से ये सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास है कि पत्र लेखन, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने बोला गया कि पत्र लेखन क्या है भैया और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाले, बताइए। तो पत्र लेखन संचार का एक पारंपरिक, जैसे पहले पत्र लिखा जाता था भैया, ये पारंपरिक मतलब खानदानी कह सकते हैं और एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन आजकल डिजिटल युग में संदेश भेजने के लिए ये साधन उपलब्ध तो है, लेकिन फिर भी पत्र का महत्व तो बहुत कम ही हो गया। केवल आप सूचना ही नहीं देता पत्र, बल्कि आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी औपचारिक और जो सामाजिक संबंध है उनको भी मजबूती यहाँ बनाता है। यहाँ पर हमारे पास पत्र लेखन, तो पत्र लेखन को सामान्य रूप से दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन आवश्यकता और उपयोग के आधार पर इनके कई प्रकार भी हो सकते हैं। जैसा देखिए आपका यूटिलाइज हो, जैसी आपकी जरूरत हो, उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, पत्र लेखन को यहाँ पर भागों में बांट सकते हैं। यानी पत्र लेखन एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू आप अपने मन के विचारों को पहुंचा सकते हैं
और इसके कई विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का जरूरत है। ठीक है, इसी आधार पर देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पत्र लेखन के जो मुख्य टाइप होते हैं वो दो तरह के चल सकते हैं। एक होता है, आप लोग जानते भी पढ़ेंगे, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में आपको मालूम है कि भैया कोई अधिकारी उधर के लिख रहे हैं तो फॉर्मल काम आएगा, नॉर्मली घर वाले लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल काम आता है हमारे पास। तो ये इसके अलावा भी देखिए व्यापारिक पत्र है, आवेदन पत्र है, संपादक को पत्र है, शिकायत पत्र है, धन्यवाद पत्र है, आमंत्रण पत्र, अनुशंसा पत्र, इतने प्रकार की है। लेकिन मूलतः सभी बेसिकली दो ही कैटेगरी में आ जाते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं औपचारिक पत्र किसे कहेंगे, यानी फॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है। तो औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय, संस्था, विद्यालय, अधिकारी, संगठन या फिर व्यावसायिक उद्देश्य से लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें भाषा शैली और संरचना का विशेष यहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि लिखने से पहले इसे बहुत तरीके से चेक किया जाता है। औपचारिक पत्र की देखिए कुछ विशेषताएं। पहला, इनमें स्ट्रक्चर का यानी संरचना का पालन किया जाता है। जैसे आपको इसमें प्रेषक का पता, तिथि, प्रापक का पता, विषय, संबोधन, मुख्य भाग, समापन और हस्ताक्षर सभी को एक निश्चित क्रम में एक सीरियल वाइज ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, इसलिए इसका संरचना का पालन करना बेहद जरूरी है। दूसरा, इस टाइप के लेटर में यानी फॉर्मल लेटर में आपको स्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए वो अत्यंत यहाँ स्पष्ट हो, तथ्यपरक हो, यानी तथ्यों की सही जानकारी होनी चाहिए, सही होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे अनावश्यक जो भी विवरण है वो यहाँ पर बच सके। यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ये शिष्ट और औपचारिक भाषा, यानी आपको अपने शब्दावली में विनम्र शब्दावली इस्तेमाल करना है, जैसे कृपया, निवेदन, प्रार्थना, जो भी आपको लगता है कि इस पर निवेदन मतलब बेसिकली आपको विनम्र स्वभाव रखना, उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। चौथा है तथ्य और उद्देश्य का स्पष्ट। अगर आप मान लीजिए कोई पत्र लिख रहे हैं इस प्रकार का, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है, शीघ्र और स्पष्ट रूप से क्या है सामने रख देना चाहिए, ताकि जो प्रापक रहे बेसिक तुरंत उस चीज को पढ़ सके और उसके हिसाब से कार्यों को कर सके। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत भावनाओं का अभाव। देखिए औपचारिक पत्रों में क्या होता है, आप अपनी भावनाएं, व्यक्तिगत बातें, ये जो अनावश्यक भावुकता है वो शामिल कभी नहीं कर सकते। आपको जो भी काम है टू द पॉइंट आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है व्यावसायिकता का पालन, यानी व्यापारिक या सरकारी कार्यों में औपचारिक और नियमों का पालन क्या है अत्यंत यहाँ पर आवश्यक रहता है। छठा पॉइंट। अब इस औपचारिक पत्र के मुख्य प्रकार है, जिनमें पहला अगर बात करें नौकरी के लिए हो सकता है, प्रधानाचार्य या अधिकारी को पत्र हो गया, शिकायत पत्र हो गया, सूचना के लिए संपादक को, व्यापारिक या फिर हो सकता है, इसको आप कैटेगरी रख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, तो आप जानते ही जब अपने मित्र, परिवार से, रिश्तेदार, परिचित को लिखिएगा, इसमें भाषा सरल, आत्मीय, मतलब आपकी आत्मा जुड़ी और सहज होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसके देखिए कुछ विशेषताएं। पहला, सहज और आत्मीय भाषा होनी चाहिए। इसमें औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से आपकी भाषा, पारिवारिक भाषा और दोस्ताना हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है हमारे पास भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया गया, जिसमें प्रेम, स्नेह, चिंता, शुभकामनाएं, विनोद, सभी प्रकार के यहाँ भावनाओं को आप खुलकर क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है संरचना में लचीलापन। देखिए अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, वहाँ अनौपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र जैसी जो कड़ी संरचना होती है ऐसा जरूरी नहीं है। आप पता, तिथि, संबोधन, अंत में शुभकामनाएं लिखना है आप लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा कर सकती है, वो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा, इसमें विस्तृत लेखन गुंजाइश। आप जब भी किसी को पत्र लिखिएगा, जैसे फॉर्मल में इतना तो लॉन्ग पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मित्र परिजन लिख रहे हैं तो जो भी घटना है, अनुभव है, सलाह है, शुभकामनाएं, जो भी लगता है आपको मेरा विचार व्यक्त लिखना चाहिए, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। व्यक्तित्व और शैली प्रतिबिंबित होती है। पत्र लेखक की देखिए जो व्यक्तिगत शैली होनी चाहिए, विचार और व्यक्तित्व हो होना चाहिए, वो सहज रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। अनौपचारिक पत्र के देखिए कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें मित्र को पत्र, माता पिता को पत्र, भाई बहन को पत्र, रिश्तेदारों को बेसिकली शुभकामना पत्र, धन्यवाद और बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र। अगर हम बात करें अन्य कई प्रकार के, आजकल देखिए पत्र तो बंद हो चुका है, लेकिन बंद नहीं हुआ है, चलता है लेकिन बहुत कम हो गया। आजकल डिजिटल युग में रह रहे, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि भैया कई तरीके से हम लोग मैसेज को या फिर इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं, जिनमें पहला हमारे पास है ईमेल। आपको जानते हो इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या है, आप संक्षिप्त और त्वरित रूप से लिख सकते हैं। औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही हो सकते हैं इसके अंतर्गत। इसमें विषय, अभिवादन और सटीक भाषा आवश्यक होती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास है व्यावसायिक पत्र, यानी जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, जिनमें कंपनी है, आपके बैंक है, व्यापारिक संगठन उपयोग होता है, आदेश, प्राप्ति, प्रस्ताव, बिल, शिकायत आदि सभी सम्मिलित होती है। तीसरा निमंत्रण पत्र, इनमें विवाह, उत्सव, कार्यक्रम आदि के निमंत्रण शामिल होते हैं। संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और विनम्र भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पत्र लेखन क्या है, एक महत्वपूर्ण हमारे पास कौशल होता है,
जो व्यक्ति की भाषा क्षमता, विचार प्रस्तुति और संप्रेषण कौशल को दर्शाने का यहाँ पर कार्य करता है। यह पत्र हमने पढ़ लिया, दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, लेकिन कई उप प्रकार भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, औपचारिक पत्र संरक्षित, संक्षिप्त और शिष्ट होने चाहिए। अनौपचारिक पत्र में आपकी भावनाएं सहज और व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं। आधुनिक समय में ईमेल और जो व्यावसायिक पत्र है उनका उपयोग बढ़ा है, फिर भी कहीं ना कहीं जो पत्र लेखन है वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना पहले था, और इसका उपयोग आज भी कहीं हमारे जो भाई बहन बेसिकली जो बॉर्डर पे रह रहे हैं हमारे देश के जवान, हम उनको भेजने के लिए हमेशा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को अपनी भावनाएं बताने, तो भावना बताने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा, वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास पत्र लेखन जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। बाकी आपसे बच्चों बेस्ट विषय एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।